इस क्वेश्चन में आपके सामने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि NaCl रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 टू गिव अ रेडिस फ्यूम B विच रिएक्ट विथ NH टू गिव येलो सॉल्यूशन C। आपको B और C पहचानना है। ध्यान ना, यहाँ जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपका बनता है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 जो रेडिस कलर ब्राउन कलर का होता है। तो ये आपका गैस बना, इसको हम पास करेंगे NH से तो आपका NO2 सोडियम क्रोमेट बनता है येलो कलर का, सॉल्यूशन फॉर्म करता है सोडियम क्रोमेट का। यानी आपका जो B होगा क्रोमाइल क्लोराइड और C होगा सोडियम क्रोमेट। यानी आपका जो ऑप्शन 1 होगा ये होगा करेक्ट। तो बस चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वुड बी एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो जितना अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पे आपके पास कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखोगे कि किस में सबसे ज़्यादा अनपेल्ड होगा। तो आपका जो D6 कॉन्फिगरेशन है 3D6, इसमें अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कितना होने वाला बच्चे लोग? ये होगा 4, क्योंकि D में 5 ऑर्बिटल होता है। उसको फिलअप करोगे इस तरीके से तो आपका अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन 4 दिख रहा है, तो ये सबसे हाईएस्ट होगा। बाकी में अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो D8 में 2 होने वाला है, D3 में 3 होगा और D7 में भी 3 होगा। तो सबसे ज़्यादा अनपेल्ड होगा D6 में 4 और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? हाईएस्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द 4f and 5f सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स आर प्लेस सेपरेटली इन द पीरियड टेबल टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का लॉजिक क्या था कि चीज़ों को ईजिली वे में कॉम्प्रिहेंड करना। तो आपका स्टेटमेंट जो 1 क्या है करेक्ट है कि इसको अलग प्लेस करने का लॉजिक ही था ताकि आपको क्लासिफिकेशन ईजी दिखे। ठीक है। स्टेटमेंट 2 है एस ब्लॉक एलिमेंट कैन बी फाउंड इन द प्योर फॉर्म। ये गलत है, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। अब हाईली रिएक्टिव होता क्या होगा? ये नेचर में कभी प्योर फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 क्या होगा? इनकरेक्ट। तो 1 करेक्ट होगा, 2 इनकरेक्ट होगा, मतलब आपका जो ऑप्शन 2 है ये होगा करेक्ट। तो चलो मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस ऑप्शन में सारे का D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। तो ध्यान देंगे, आपका जो ऑप्शन 3 है, 3 में से जिंक और कैडमियम दोनों का देखोगे तो नोबल गैस के बाद क्या होगा? इनका जो फिलअप होगा तो D10 होगा और आउटर मोस्ट में S2 होगा। यानी क्रोमियम जिंक का होता है 310 4s2 और कैडमियम का होगा नोबल गैस। इसमें यूज करते हैं क्रिप्टन, ये हो जाएगा 4D10 एंड हो जाएगा 5s2। जो 29 कॉपर है और सिल्वर होता है, इसमें क्या होता है? ड्यू टू फुलफिल स्टेबिलिटी यहाँ पे जो होता है एक्सेप्शन होता है और इसका कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन 3D10 4s1 होता है। एंड सिल्वर का होता है आपका क्रिप्टन 4D10 5s1 होगा। तो ड्यू टू फुलफिल स्टेबिलिटी क्या होता है कि S का जो इलेक्ट्रॉन है वो D के अंदर आ जाता है और D जो 9 होना चाहिए था D10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है उसमें हर एलिमेंट का D10 कॉन्फिगरेशन है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे बोला कि इसमें क्या है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। तो बेसिकली आपके पास प्रोसेस दिया हुआ है, उसको उसके कैटलिस्ट से मैच किया गया है। तो पॉलीथीन का प्रिपरेशन में हम लोग जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि होता है TaCl4NaC2H5 जो ऐसा सिमिलर यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो सकता है। हाइबर प्रोसेस में हम लोग RNA कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो ये भी सही है। फोटोग्राफी में हम लोग सिल्वर यानी AgBr का यूज करते हैं, ये भी सही है। तो बैकर प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं PdCl2 एंड CuCl2। नीचे उस प्रोसेस का एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है। यानी ऑप्शन जो थर्ड दिया वो थर्ड क्या है? इनकरेक्ट है और यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो थर्ड हमारा आंसर होगा। तो मूव करते हैं चलो नेक्स्ट में। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान देना, जो अपने लोएस्ट स्टेट में होगा, जो अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, उसका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तक बिहेव नहीं करेगा। तो ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन 1 है N-3 वो अपने लोएस्ट स्टेट -3 में है, तो इसका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो चलो मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ था। पहला बोला हुआ है कि इन द लैंथेनाइट द फॉर्मेशन ऑफ C+4 इज फेवर्ड बाय द नोबल गैस फॉर्मेशन। तो स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है कि जब C+4 बनता है तो आपका सिस्टम नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे जितना भी लैंथेनाइट है उसमें एक आप खास बात याद रखना कि सारे लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स का जो +3 स्टेट है स्टेबल होता है। तो अगर +4 स्टेट फॉर्म भी कर जाए तो भी +3 में आना चाहेगा।
तो ध्यान देना सीरियम +4 बनता है, बट सीरियम +4 का नेट टेंडेंसी होगा +3 स्टेट को अचीव करने का। तो इसको आप इसकी ई नोट वैल्यू से भी देख सकते हो कि C+4 से +3 आने का जो ई नोट वैल्यू होता है 1.74 होता है, नहीं, ये काफ़ी हाई होता है। इसका मतलब क्या होगा, आपका C+4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, ये भी सही स्टेटमेंट है, जो कि +3 स्टेट को आना चाहता है। इसका मतलब आपका दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी आपका जो ऑप्शन 4 होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने कुछ आयंस दिया हुआ है और बोला है इसमें कौन कौन सा आयन का नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन होगा, तो ध्यान ना, जो आपका Sr+2 होता है ऑलरेडी नोबेल गैस बिलोंग करेगा, जो Cgm+ होता है ऑलरेडी वो भी नोबेल गैस है। इसका ध्यान देना, जो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन होता है उसका आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसका NH2 NP6 होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, आपका जो Yb+2 का कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो Yb+2 में देखोगे तो इसका आउटर मोस्ट में NH2 और NP6 से बिलोंग करेगा। इसका मतलब आपका जो Ye+2 वो भी नोबेल गैस में काउंट करना पड़ेगा, बाकी ऐसा कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। तो बाकी जो आयंस है नोबेल गैस को मैच नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, मतलब स्ट्रोंशियम, Cgm एंड Yb+2। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। में आपको बोला गया है कि MnO4- बेसिक मीडियम में I- को कहाँ भेजता है, तो ध्यान देना, आपके सामने NCERT का रिएक्शन लिखा हुआ है। तो इस रिएक्शन में ध्यान देंगे कि आपका जो I- है वो ऑक्सीडाइज होकर चला जाता है IO3- में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा IO3- यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि KMnO4 का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो O2 फॉर्म करता है, उसके अलावा और क्या फॉर्म करेगा। तो ध्यान ना, एक क्वेश्चन सिंपली आपका NCERT बुक से लिया हुआ है। तो NCERT में ध्यान देना, रिएक्शन लिखा हुआ कि KMnO4 का हीटिंग से आपका बनता है K2NO4 MnO2 + O2, यानी O2 के साथ क्या बनता है, MnO2 फॉर्म करेगा और K2NO4 फॉर्म करता है, यानी अपना आंसर करेक्ट क्या होगा, आंसर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। से बोला गया है कि K2NO4 का IUPAC नेम क्या होगा। ध्यान देना, इसको अगर तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह ट्रीट करते हो तो यहाँ पे जो ऑक्साइड आयन है वो काम कर रहा है जो लिगेंड की तरह, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो मैग्नेट 6। ठीक है, तो यानी ऑप्शन जो 2 है वो हमारा करेक्ट इसका IUPAC नेम होगा। ठीक, तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें से बोला गया है कि कौन सा आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ध्यान देना, ये सारा जो लिस्ट है कहीं ना कहीं आपके लेंथेनाइड सीरीज से लिया हुआ है, और लेंथेनाइड्स का बहुत कॉमन बात है कि सारे लेंथेनाइड का +3 से स्टेबल होता है। तो जो भी लेंथेनाइड +2 स्टेट में होगा खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे देखना, यूरोपियम +2 स्टेट में है तो खुद को कहाँ भेजना चाहेगा, +3 में अपने कॉमन स्टेट में, और बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इसका आंसर 2 होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है जिंक, कैडमियम और मरकरी के बारे में, और बोला है कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा आपको बताना है। तो ध्यान ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी, पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि दे एग्जिबिट हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जो कि गलत है क्योंकि ये सारे क्या है, लो बॉइलिंग मेटल्स हैं। तो ये हो जाएगा गलत। जिंक CD डोनोट्स ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल मरकरी शो +1 एंड +2 स्टेट, एक करेक्ट होगा। सी जो बोला है स्टेटमेंट, कंपाउंड्स ऑफ जिंक CD एंड मरकरी आर पैरामेटिक इन नेचर, तो ध्यान ना, ये गलत है क्योंकि ये सारे अपने +2 स्टेट में नॉर्मली रहते हैं। तो ये D10 होता है इनका, यानी ये क्या होता है, डायमेटिक होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन C क्या होगा, गलत हो जाएगा। जिंक CD या मरकरी या सॉफ्ट मेटल, ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी ऑप्शन जो B और D है स्टेटमेंट दोनों करेक्ट होगा। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो ऑप्शन 1 है हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको मैच करना है, तो आपके पास लिस्ट 1 में कुछ आयंस है और लिस्ट 2 में उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ था। ध्यान देंगे, क्रोमियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन में आप लिखते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हो जाएगा आर्गन 3d4, यानी क्रोमियम +2 का D4, यानी ये मैच करेगा 3 के साथ। अब ए का 3 मैच सिर्फ ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 अपना करेक्ट हो चुका है। बाकी को हम चेक कर लेते हैं। तो Mn+ का हो जाएगा D5S1, यानी B का हो जाएगा 4, Ni+2 का हो जाएगा D8, यानी C का हो जाएगा 1, एंड B+ का हो जाएगा D3S1। तो ये था इसका कंप्लीट मैच। बच्चों मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया कि कौन सा इसमें से डायमैटिक लेंथेनाइट आयंस होगा। तो ध्यान देना,
आपका जो एलैंथरम +3 और सीरियम +4 है, इन दोनों केस में क्या होता है, आपका 4f यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सेल है वो पूरा का पूरा खाली हो चुका है, तो इसमें कोई भी अनपेल्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो अनपेल्ट्रॉन अगर 0 है मतलब सिस्टम क्या होगा, सिस्टम हो जाएगा डायमैग्नेटिक। तो बच्चों लोग इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 2। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसके सामने कुछ अननोन्स रखा हुआ है और आपको इसमें से बोला गया है आपको जेड पता करना है। तो ध्यान देना, ये सिंपली आपके रेडॉक्स बैलेंसिंग से दिया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे इस रेशो को बैलेंस करना होगा। अब बैलेंस करने का मेथड जो होता है, या तो आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज़ करके इसे बैलेंस कर लो, या फिर आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज़ कर लो। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस करके इक्वेशन आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे जो जेड होगा, जेड जो होगा हमारे 8 से मैच करेगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 8। बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और उसका एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने डी ब्लॉक का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें बोला हुआ है कि अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 गिव्स कंपाउंड ए विच ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस बी। आपको ए और बी पहचाना था। ध्यान ना, ये जो क्वेश्चन है आपके KMnO4 के प्रिपरेशन मेथड से लिया हुआ है, जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपको दिया हुआ है। तो आपके सामने एनसीईआरटी का लाइंस में ले रहा हूँ। तो जब इसको फ्यूजन करेंगे बेसिक विंडो में तो बदले बनता है K2MnO4 बनता है, और K2MnO4 को अगर फर्दर हम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि MnO4 -2 जो बन रहा है शुरू में, उसका ऑक्सीडेशन करने से बनता है MnO4 माइनस बनता है। यानी इसका मतलब पहले बनेगा MnO4 -2 यानी मैग्नेट आयन फॉर्म करेगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन करने के बाद आपका बनेगा पर मैग्नेट आयन बनता है। यानी आपका जो ऑप्शन 4 होगा करेक्ट। ठीक है, यानी पहले फॉर्म करेगा मैग्नेट आयन MnO4 -2, फिर फॉर्म करता है पर मैग्नेट आयन यानी MnO4 माइनस फॉर्म करेगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr27 एंड पर्पल कलर ऑफ द KMnO4 इज ड्यू टू। क्यों होता है, तो दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्रोमियम का +6 आएगा और KMnO4 का +7 आएगा। इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम के पे डी में इलेक्ट्रॉन 0 होगा और KMnO4 में भी +7 स्टेट में डी में इलेक्ट्रॉन 0 होता है। तो जब डी में इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो डी ट्रांजिशन का पॉसिबिलिटी खत्म होता है। तो ये दोनों जो कंपाउंड है इनके कलर शो करने का रीजन होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो इसको सिंपली आप बोल सकते हो कि आपका जो ऑप्शन 3 है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर ए कलर शो करता है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें पूछा गया है आपको पता करना नंबर ऑफ मेटल्स आयन जिसको फ्लेम टेस्ट से कैरेक्टराइज कर सकते हो। तो ध्यान देना, आपका इसमें जो Sr+2 होता है इसको फ्लेम टेस्ट में इसका कलर कैसा होता है, होता है क्रिम्जन रेड। ये होता है क्रिम्जन रेड। Barium+2 जो होता है वो ग्रासी ग्रीन होता है, यानी ग्रीन कलर का शो करता है इसका फ्लेम टेस्ट। जो कैल्शियम+2 होता है ये होता है आपका ब्रिक रेड कलर का शो करेगा। ठीक है, और जो Copper+2 होता है ये होता है ब्लू ग्रीन शो करता है। तो ये चारों मेटल जो आयन है जो फ्लेम टेस्ट में अपना कलर को शो करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका बच्चों लोग 4। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गिवन मेटल में से कौन सा मेटल होगा जो बैटरीज इंडस्ट्री में यूज होता है। ध्यान देना, बैटरी इंडस्ट्री में मैंगनीज, निकल एंड कैडमियम यूज होगा इन सारे लिस्ट में से, यानी BCE। तो BCE किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो 3 है 3 हमारा करेक्ट होने वाला है। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और सब बेस कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ध्यान ना, पहला स्टेटमेंट बोला हुआ कि क्रोमेट आयन इज स्क्वायर प्लेनर। तो ध्यान ना, जो क्रोमेट आयन होता है CrO4 - 2। इसका फिगर आप देखोगे तो होता है Cr इस तरह का होता है। तो इसमें जो क्रोमियम का जो हाइब्रिडेशन होता है ये होता है आपका sp3, यानी इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो यानी पहला जो स्टेटमेंट है क्या होगा, इनकरेक्ट, यानी आपका ए होगा इनकरेक्ट। ठीक है, बात करते हैं सेकंड बी ऑप्शन में, डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्रोमेट्स। ध्यान देना, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे
यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है इसका प्रिपरेशन मेथड। तो होता है क्या है, पहले हम क्रोमाइट ओर से पहले हम बनाते हैं क्रोमेट, और क्रोमेट को हम एसिडिफाई करते हैं तो खुद को भेजता है डाइक्रोमेट में, क्योंकि जो क्रोमेट आयन है CrO4 माइनस एसिडिक मीडियम खुद को कन्वर्ट करता है डाइक्रोमेट आयन में, यानी एसिडिक मीडियम में ये खुद अनस्टेबल होता है और खुद को भेजेगा डाइक्रोमेट में। हाँ, अगर मीडियम बेसिक होता है तो डाइक्रोमेट आयन है ये वापस आ जाता है क्रोमेट में। ठीक है, तो आपका जो क्रोमेट आयन है बेसिक मीडियम में स्टेबल है और डाइक्रोमेट आयन जो है एसिडिक मीडियम में स्टेबल है। तो अगर आप पीएच को चेंज करते हो तो मीडियम एसिडिफाई करने पे जो क्रोमेट है वो कन्वर्ट होता है डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट जो है बेसिक मीडियम कन्वर्ट होता है खुद को क्रोमेट में। यानी इसका मतलब है जो बी स्टेटमेंट था वो क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, जो सी का हम बात कर रहे हैं, तो द ग्रीन मैग्नेट आयन इज डायमेटिक है ना। मैग्नेट आयन का जो फॉर्मूला होता है MnO4 - 2 होता है, कलर होता है ग्रीन। इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3D1। ठीक है, तो इसमें D में 1 है, मतलब क्या होगा, इसमें अनपेल्ट्रॉन क्या होगा, तो अनपेल्ट्रॉन 1 होगा। तो अनपेल्ट 1 होगा मतलब सिस्टम क्या होगा, सिस्टम होगा पैरामेटिक, सिस्टम होगा पैरामेटिक। तो सी ऑप्शन में आपके पास बोला क्या हुआ है कि ये सिस्टम डायमेटिक हो, जो कि गलत है, यानी मैग्नेट आयन क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। डी ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, डार्क ग्रीन कलर्ड K2NO4 डिस्प्रोपोर्शनेट्स इन न्यूट्रल एंड एसिडिक मीडियम टू गिव पैरामैग्नेट। ध्यान देना, जब भी आप K2NO4 यानी MnO4 - 2 को मीडियम एसिडिफाई करते हो तो खुद को ये +7 और +4 स्टेट में क्या होता है, ब्रेक करता है, डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। तो यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो डी स्टेटमेंट ए भी क्या है, करेक्ट है। अगर बात करते हैं स्टेटमेंट ई का, तो विथ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयनिक कटर ऑफ द ऑक्साइड्स डिक्रीज है। तो ध्यान ना, आप लोग पढ़ोगे फजन्स रूल में कि मेटल आयन का चार्ज इंक्रीज करता है तो उसका आयनिक कटर घटता है और उसका कोवेलेंट कटर क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में को आप पढ़ चुके हो कि जब भी आपके सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है तो उसमें कोवेलेंट कटर बढ़ता है, आयनिक कटर क्या होता है, घटता है। कुछ एग्जांपल लेके मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि जो Mn2O7 होता है ये प्योरली कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। CrO3 का भी क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सजेस्ट कर रहा है कि इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है, इसमें बॉन्ड का टाइप क्या होता है, कोवेलेंट होता है। यानी इसका मतलब है आपका जो स्टेटमेंट ई है ये करेक्ट होगा, यानी आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा BDE होगा, BDE। तो BD हमारे पास ऑप्शन 1 में है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, सॉल्यूशन एंड आंसर्स। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, तो जहाँ पे आपका सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। तो जहाँ भी आपको दिखेगा, जहाँ भी ऐसा कुछ दिखेगा उसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, पहले वाले रिएक्शन में कॉपर का +1 स्टेट से +2 भी जा रहा है और 0 भी जा रहा है, यानी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में इसको आप काउंट कर सकते हो। सेकेंड वाले केस में क्या है, MnO4 - 2 में +6 स्टेट है, इसमें Mn +6 से +7 गया और +4 भी गया, यानी इसमें सेम एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, इसको भी आप डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल सकते हो। जो सी का रिएक्शन था, सी वाले में यहाँ पे Mn का +7 स्टेट है जो कि +6 एंड +4 में जा रहा है। इन दोनों केस में सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है, यहाँ भी रिड्यूस हो रहा है और यहाँ भी रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन आप नहीं बोल सकते हो। जो डी वाले में क्या है, आपका +7 स्टेट है Mn और यहाँ +2 स्टेट है, और दोनों मिलके कहाँ जा रहा है, दोनों जा रहा है +4 स्टेट में। यानी इस केस में क्या हो रहा है, आपका डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हो रहा है, आपका Mn का +4 स्टेट फॉर्म कर रहा है, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा हो रहा है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉनप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कॉनप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी ए भी डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल में इसको आप नहीं बोलोगे, यानी सी और डी आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए एंड बी। तो ए और बी किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में मैच कर रहा है, ए एंड बी। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपके सामने डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखा हुआ है, तो और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान ना इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। जब भी डाइक्रोमेट आयन अगर रिड्यूस होता है इन एसिडिक मीडियम
तो ये जाता है क्रोमियम +2 3 में। तो चूँकि यहाँ क्रोमियम 2 है तो यहाँ 2 लगा दोगे, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो नेट यहाँ पे कितने का गेन हो रहा है, तो आपके पास अल्टीमेटली 2 क्रोमियम है तो गेन होगा 6 इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पे चार्ज -2 है और यहाँ पे चार्ज क्या है +6 है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए H+ है, तो H+ कितना लेंगे आप 14 लेंगे। और वाटर कितना बनेगा 7:2 बनेगा। तो आपको अगर XY, तो X किसका कोफिशिएंट था, चलो X था H का, तो ये X होगा 14, आपका Y था 6, तो X 14 है, Y 6 है, ठीक है। देन जो Z होगा, Z यानी वाटर जो है, तो Z जो होगा Z होगा 7, ठीक है। और जो A अननोन है, A अननोन होगा Cr+3, यानी ये 14 है, ये 6 है, ये क्रोमियम और ये 7 है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा, A मैच करेगा 2 के साथ। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है कि Mn2O7 इज ऑल एट रूम टेम्परेचर। ए स्टेटमेंट करेक्ट होता है। जो सेकंड स्टेटमेंट है V2O4 रिएक्ट विद Ac2 गिव्स VO2+2, तो यहाँ पे इनकरेक्ट है। जब भी V2O4 रिएक्ट करता है ऐसे तो बनता है VO+2, ठीक है। अगला पॉइंट है CRO इज ए बेसिक ऑक्साइड। तो क्रोमियम का जो है, क्रोमियम का +2 स्टेट बेसिक होता है, यानी ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। वहीं अगर क्रोमियम का +3 से +5 स्टेट होता, +3 से +5 स्टेट, तो ये होता एम्फोटरिक। और क्रोमियम का +6 स्टेट होता तो होता है एसिडिक, ठीक है। तो आपके इस सी ऑप्शन में CRO इज ए बेसिक ऑक्साइड, यानी यहाँ +2 स्टेट है, यानी ये सही होगा, ठीक है। तो ए सही होगा, सी सही होगा। V2O5 डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये गलत है, क्योंकि V2O5 का नेचर एम्फोटरिक होता है। एम्फोटरिक का मतलब क्या होगा, ये एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है, यानी आपका जो डी ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। तो आपका जो ए और सी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब ए और सी स्टेटमेंट मेरे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो 4th नंबर ऑप्शन से मैच करेगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 4th होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करता हूँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा उसमें आपका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है पता करना है। तो ध्यान देना, इस पूरे रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, और इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, यानी आपका जो आंसर होगा, चूंकि प्लस यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लिखोगे 6, तो 6 होगा आपका आंसर। तो ये था बच्चों लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए आपको रिएक्शन पता होना चाहिए था कि इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट को। पूछा गया है कि नंबर ऑफ H+ आयन रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ MnO4 टू ऑक्सीडाइज ऑक्सलेट आयन टू CO2। तो था ना, पर अब रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन लिखोगे MnO4 माइनस को हम जब ट्रीट करते हैं ऑक्सलेट आयन के साथ इन एसिडिक मीडियम, तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है, तो MnO4 माइनस पहले बनेगा Mn+2 में, और फिर जाएगा आपके पास CO2 में। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे चूँकि 2 कार्बन है तो यहाँ 2 लगा देंगे। यहाँ पे Mn का स्टेट क्या है +7, यहाँ गया +2, यानी यहाँ 5 का गेन हो रहा है, और यहाँ +3 से +4 जा रहा है, तो एक कार्बन में 1 का लॉस, तो 2 कार्बन में होगा 2 का लॉस। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलो क्या करेंगे, लॉस गेन को इक्वल करने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 आप यहाँ भी लिख लो और यहाँ भी लिख लो, और यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, यहाँ 5 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 5 10 हो जाएगा, ठीक। अब आपके पास इक्वेशन कैसा बन चुका है, तो 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 माइनस 2 गिव्स 2Mn+2 प्लस 10CO2। अब लेफ्ट साइड में कितना नेगेटिव है -12, राइट में कितना पॉजिटिव है +4। तो एक आपको चार्ज को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में कितना H को ऐड करना पड़ेगा, तो 16H को ऐड करना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली H+ आयन पता करना था। तो ध्यान देना, जब आप 16H+ आप ले रहे हो तो आपके पास MnO4 का कितना मोल है, 2 मोल है, तो इसका 2 मोल के लिए आपके पास 16H+ चाहिए। तो 1 मोल के लिए कितना होना चाहिए, चलो तो 1 मोल के लिए होना चाहिए 8H+, यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का होगा 8, यानी आपको लिखना है 8।
तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो आपके पास असर्शन क्या दिया हुआ है कि इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम +2 इज रिड्यूसिंग वाइल Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो ध्यान ना, इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो ध्यान देंगे, क्रोमियम +2 से +3 जाना चाहता है तो हाँ जाना चाहेगा। इसका रीजन होता है, इसका दो रीजन होता है कि क्रोमियम +2 जो होता है इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d4 होता है। क्योंकि इस जो भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है उसके लिए मीडियम क्या होता है, एक्वस होता है। एक्वस मीडियम में वाटर एज ए लिगेंड की तरह काम करता है। तो वाटर आपका लिगेंड होता है। इस लिगेंड के प्रेजेंस में आपका जो डी ऑर्बिटल है उसका स्प्लिटिंग होगा। तो क्रोमियम का जो डी ऑर्बिटल है दो पार्ट में ब्रेक करेगा, T2G और EG फॉर्म में। तो ये आपका T2G लेवल है और ये आपका EG लेवल है। अब D4 जो होगा, D4 में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप करोगे। तो जैसे ही आप क्रोमियम +2 से +3 में जाओगे तो आपका जो T2G लेवल है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो T2G लेवल क्या होगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी ऑफ T2G लेवल। बात समझ में आया। सेकेंड क्या होता है कि क्रोमियम +3 का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है +2 के रिस्पेक्ट में। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी एक रीजन हो सकता है +2 से +3 आने का। ठीक है, तो ये दो रीजन सपोर्ट करेगा। अब ध्यान देंगे, अब हम Mn पे फोकस करते हैं। तो Mn ध्यान देना, अगर Mn+3 से अगर हम +2 मूव करते हैं तो इसमें Mn+3 का होता है कॉन्फिगरेशन आर्गन 3d4 और जब +2 में मूव करेगा तो हो जाएगा आर्गन 3d5। यानी इसका D सबसेल क्या होता है, हाफ फिल हो जाता है। तो इसका D सबसेल क्या होगा, इसका D सबसेल हाफ फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या होता है, Mn का +3 स्टेट +2 में मूव करना चाहता है। यानी आपका असर्शन जो है वो करेक्ट है। अगर हम रीजन का बात करते हैं तो रीजन में क्या दिया हुआ है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व देन इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी आपका जो हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल सबसेल्स होता है, यानी ऑर्बिटल्स या एनर्जी लेवल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू जो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। तो ये भी आपका रीजन जो है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन जो है आपके असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। यानी अपना जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन होने वाला है 1। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में से पूछा गया है कि गिवन जो भी कंपाउंड्स दिए हुए हैं उसमें जो कलर शो करेगा, उसमें कलर शो करने का रीजन डी ट्रांजिशन किस केस में होगा। तो ध्यान देना, डी ट्रांजिशन के थ्रू कलर शो करने के लिए आपके मॉलिक्यूल कंपाउंड में जो डी जो मेटल है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें D1 से D9 तक होना चाहिए। अगर उस आयन के कॉन्फ़िगरेशन में D0 या D10 होगा तो उस केस में डी ट्रांजिशन के थ्रू कलर शो नहीं करेगा। तो हमको बस चेक करना है कि किस मेटल का जो है डी में इलेक्ट्रॉन D1 से D9 तक के बीच में होगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, कॉपर सल्फेट .5s2 यानी ब्लू पेट्रोल में जो कॉपर का स्टेट है +2 होता है और +2 स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है होता है आर्गन 3d9। बात समझ में आया। तो ये हो गया आपका आर्गन 3d9। तो यानी ये आपकी इसमें मैच कर रहा है। बाकी K2CrO4 में क्रोमियम का प्लस स्टेट है, K2Cr27 में क्या है, क्रोमियम प्लस स्टेट में है। दोनों स्टेट में क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, आर्गन 3d0, यानी इसमें D में 0 होगा। ठीक है, तो D में 0 मतलब इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। KMnO4 में Mn का +7 होता है और Mn+7 में भी क्या होगा, ये भी आर्गन 3d0 होगा। यानी इन तीनों केसेस में आपका डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। यानी करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन 1, यानी ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट .5s2 कलर शो करता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में से बोला गया है कि किस मेटल का आपका हाईएस्ट थर्ड आयनेशन एंथैल्पी होने वाला है। तो ध्यान देंगे, आप देखोगे तो आप Mn को फोकस करो। Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन
3d5 and 4s2। तो अगर आप इसमें I1 दोगे तो आपका s इलेक्ट्रॉन निकलेगा, I2 दोगे तो भी आपका s इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो I2 देने के बाद इसका जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा आर्गन 3d5, यानी आपका Mn+2 स्टेट में पहुंच चुका है। अब यहाँ से जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो निकलता है आपके हाफ फील्ड लेवल से, यानी आपका Mn ऑलरेडी अब हाफ फील्ड हो चुका है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि D5 जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल है ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। तो यहाँ ये I3 का वैल्यू क्या होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा किसके लिए, Mn के लिए। तो आपका जो आंसर होगा ये होगा Mn, यानी 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर इन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपके सामने एलिमेंट नंबर 60 जिसका सिंबल Nd है उसका आपका कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। तो ध्यान देना 60 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा जेनन 4f4n6s2। आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है आपके ऑप्शन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया हुआ है, तो क्वेश्चन बेसिकली आपका एफ ब्लॉक का है। तो अगर आप एफ ब्लॉक के टेबल को स्टडी करते हो एनसीईआरटी में तो वहाँ भी देखना आपका एलिमेंट नंबर 60 का कॉन्फ़िगरेशन आपके पास दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपको पूरे लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ देते हैं। तो आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस किया जा रहा है कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक का सारे एलिमेंट का, लेंथेनाइट सीरीज का, एक्टिनाइट सीरीज का, सारे को आपको थॉरली देखना है और जहाँ जहाँ एक्सेप्शंस होते हैं उसको भी आपको याद कर लेना है। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।